नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। यूपी में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और भगवान बुद्ध की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज किया है। 22 में बीजेपी की फतह के लिए अब सरकार में नंबर 2 पर यानी कि अमित शाह की बारी। अमित शाह यूपी में बीजेपी के लिए चाणक्य के रोल में आ जाएंगे, यानी कि गृह मंत्री एक बार चुनावी रणनीति की कमान को संभालते हुए आपको दिखेंगे। 2 दिनों के लखनऊ दौरे में अमित शाह चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों पर मंथन करेंगे और अलग अलग 5 बैठकें रखी गई हैं। पहले एजेंडे पर है सदस्यता अभियान। बीजेपी नए मेंबर बनाने के लिए कैंपेन को शुरू कर रही है और इस बार बीजेपी यूपी में सत्ता को बचाने के लिए लड़ रही है, जबकि पिछली बार यह लड़ाई 14 साल के वनवास के बाद सत्ता में आने की थी। अब 2017 में हुए चुनाव के दौरान अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने कई तरह के प्रयोग किए थे। उनका हर दांव उस वक्त सुपरहिट हुआ था, सामाजिक समीकरण से लेकर के शमशान और कब्रिस्तान तक। अखिलेश यादव और मायावती की पार्टी के कई बड़े नेताओं को बीजेपी में उन्होंने शामिल कराया था और जिसका नतीजा यह रहा था कि बीजेपी की प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनी थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत का सेहरा अमित शाह के सर भी बांधा था, तो एक बार फिर अमित शाह के सामने बहुत बड़ी चुनौती है यूपी में बीजेपी की जीत का रोड मैप को बनाने की। ये काम उन्होंने शुरू कर दिया है। अमित शाह को इस बार यूपी विजय की नींव रखनी है। 5 साल में यूपी में हालात बहुत कुछ बदले हैं। चुनावी राजनीति के खेल और उसके नियम भी बदल चुके हैं, क्योंकि पिछली बार अखिलेश सरकार के खिलाफ लोगों ने बीजेपी को झोली भर के वोट दिए थे, लेकिन इस बार बीजेपी को अपने काम के नाम पर वोट मांगना पड़ेगा। हिंदुत्व का एजेंडा अलग है और जातियों का सामाजिक समीकरण भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है, तो संजय निषाद की पार्टी की एंट्री अब एनडीए में हो चुकी है। अमित शाह के पास दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है और सबसे बड़ा सरदर्द है, ये काम है बेकार हो चुके विधायकों का टिकट काटना। वैसे विधायक जिनको चुनाव लड़ाने पर पार्टी हार सकती है, और कहा यह भी जा रहा है कि ऐसे नेताओं के खिलाफ उनके इलाके में एंटी इनकम्बेंसी भी काम कर रही है। उनके विधानसभा क्षेत्र के वोटर उनसे खासे नाराज हैं। अब ऐसे में विधायकों का टिकट कटना अब तय समझिए किसी अग्नि परीक्षा से, हालांकि अमित शाह के लिए यह कम नहीं है। ऐसे सभी नेताओं के अपने अपने संरक्षक भी हैं, या तो बीजेपी से हैं या फिर आरएसएस में हैं। कई तो अभी से अपने टिकट को बचाने के लिए लॉबिंग करने में भी लग चुके हैं। अब बीजेपी के हर घर तक दीपावली के मौके पर पहुंचने की कोशिश भी इस सब के बीच में चल रही है। पार्टी 30 लाख दीप के जरिए संगठन में एक नई जान फूंकने की कोशिश कर रही है। तो अब ऐसे में सवाल तो यह बनता है कि क्या यूपी में एक बार फिर से बीजेपी के चाणक्य का जादू चलेगा? क्या शाह की चाल के आगे विपक्ष फेल होगा और क्या शाह की रणनीति से बीजेपी को विजयश्री मिलेगी? आज इस पर तो सवाल बनता है। तो अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचेंगे, लेकिन उन सब को लेकर के जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो भी अब सामने आनी शुरू हो गई हैं। तो आज राजनीतिक तौर पर इस दौरों को लेकर के क्या कुछ कहा गया, सुनिए। तारीख 29-30 को सुबह निकलेंगे, उनका प्रवास है। विभिन्न प्रकार की बैठकें हैं, महत्वपूर्ण है। सदस्यता का शुभारंभ करेंगे। अवध क्षेत्र के सेक्टर प्रभारी, सेक्टर संयोजक के ऊपर लगभग हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। कोरोना के समय जब लोगों को ऑक्सीजन और बेड नहीं मिल रहा था, उस समय भी अमित शाह जी को आना चाहिए था। हाथरस में जब बेटी को जलाया गया आधी रात को बिना परिवार की सहमत के, उस समय भी आना चाहिए था। जब जब चुनाव आता है उस समय अमित शाह जी को उत्तर प्रदेश की याद आती है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता, दलितों पर अत्याचार होता है, ब्राह्मणों की हत्याएं होती हैं, उस समय अमित शाह जी को उत्तर प्रदेश की याद नहीं आती। जिस समय किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई जाती है तो भाजपा की सरकार अपने हत्यारे केंद्रीय मंत्री को बचाती नजर आती है, उस समय अमित शाह जी नहीं आते। उत्तर प्रदेश की जनता सच जान चुकी है, अमित शाह जी कितने भी दौरे कर लें, लोगों ने उत्तर प्रदेश में भाजपा को हटाने और कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना लिया है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को आप सुन रहे थे। हालांकि उन्होंने 2 दिवसीय कार्यक्रम क्या रहेगा ये उनकी तरफ से बताया गया हो। निश्चित तौर पर अमित शाह का दौरा अब भारतीय जनता पार्टी अपने लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण इसको मान रही है। विपक्षी भी अपनी रणनीति के साथ आप देख चुके हैं कि चुनावी मैदान में आ चुके हैं, सब एक्टिव मोड में आपको नजर आ रहे हैं। कांग्रेस से लेकर के समाजवादी पार्टी,
बहुजन समाज पार्टी या फिर अन्य क्षेत्रीय दल भी आप देख रहे हैं कि या तो गठबंधन के साथ जा रहे हैं या फिर अपनी अपनी तरह से वोटर्स को अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश में कर रहे हैं। लेकिन इस समय अगर सबसे बड़ा चैलेंज आप देख रहे हैं तो वो मौजूदा सत्ताधारी पार्टी के सामने यह है, क्योंकि पिछली बार जिस प्रचंड बहुमत के साथ उन्होंने सत्ता को संभाला, इस बार भी उसको कैसे बरकरार रखें, दोबारा से सत्ता के अंदर कैसे वापसी हो, ये एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि इस बार काम के रिपोर्ट कार्ड के साथ साथ जनता को कन्विंस आपको करना है और इसलिए इस बार की चुनावी रणनीति भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और अमित शाह इस बार नई किस रणनीति के साथ आते हैं और कैसे भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है उसको सुनिश्चित कर पाते हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और ऊपर से जो विपक्ष आक्रामक है या विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रहा है उनको काउंटर करने का तरीका क्या होगा इस बार, ये भी सवाल इसके साथ जुड़ा हुआ है। आज इन्हीं सवालों के साथ आज की बहस की शुरुआत करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। अवनीश राजपूत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अवनीश राजपूत जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। डॉक्टर रमेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर रमेश ठाकुर जी, आपका भी स्वागत। जावेद अहमद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। जावेद अहमद जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। और धर्मेंद्र राय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। धर्मेंद्र राय जी, आपका भी स्वागत है। धर्मेंद्र जी, इस चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, क्योंकि 2 दिवसीय दौरा है अमित शाह का। इस दौरे को कैसे देखा जाए, इस दौरे के क्या मायने हैं, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा। धर्मेंद्र जी, आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा मैं इसके ऊपर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती है और वो अपने संगठन में और लोगों के बीच में हमेशा 300, आपको लगता होगा कि चुनावी माहौल है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों को अब दौरे नजर आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता गण लगातार प्रवास करते हैं। वो मंडल पर जाते हैं, वो बूथ पर जाते हैं, वो प्रदेश स्तर की बैठकें करते हैं। तो उसी क्रम में आदरणीय अमित शाह जी का भी कार्यक्रम है और जाहिर तौर पे चुनाव आने वाला है, तो कुछ प्रबंधन की जो तैयारियां हैं उसको परखेंगे, जांचेंगे, कुछ नए अभियान की शुरुआत करेंगे। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के हम समझते हैं कोई राजनीतिक चुनौती नहीं है। देखिए, एक मानसिक रूप से साइकोलॉजिकल माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव जी। उत्तर प्रदेश में इससे बड़ा गठबंधन कुछ नहीं हो सकता, जब लोकसभा में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एक जातीय ध्रुवीकरण के तहत और जनता के आशीर्वाद से वह ध्रुवीकरण ध्वस्त हुआ और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश। लेकिन धर्मेंद्र जी, देखिए, आप तो इतने राजनीतिक व्यक्ति हैं, मुझे लगता है कि ये बात तो आप अच्छी तरह से समझते हैं। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की तो पहले आप कभी तुलना कर नहीं सकते हैं। दोनों तरफ अलग अलग तरह से हम लोग देखते हैं कि जो वोटर्स का रुझान है वो होता है। इस बार चुनौती आपके सामने ये है, क्योंकि पिछली बार 17 में तो आपने बता दिया कि इनका काम नहीं बोलता है, या आपने बताया कि आप आएंगे तो आप क्या करेंगे। लेकिन इस बार बड़ी चुनौती आपके सामने ये है कि आपको अपने काम के साथ साथ जनता को कन्विंस करना पड़ेगा और विपक्ष के जो सवाल है उसका जवाब भी जनता आपसे मांगेगी। अब इन सब के बीच में आप कैसे देखेंगे कि कैसे कन्विंस करेंगे, क्या रणनीति होने वाली है, या अमित शाह उसमें कैसे जान फूकेंगे, थोड़ा इसको समझाएं धर्मेंद्र जी। आयुष जी, देखिए, उत्तर प्रदेश में वो जिन मुद्दों पर अखिलेश सरकार की विदाई हुई थी वो अभी चैलेंज बरकरार है, बल्कि उसमें उन्होंने बढ़ोतरी की है। आज पूर्वांचल में जो ध्रुवीकरण हो रहा है, राजनीतिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं, तो यहाँ के माफिया मुख्तार अंसारी, जिनको उत्तर प्रदेश सरकार ने शिकस्त दिया है, पंजाब से पकड़ कर लाया है, ये मुख्तार अंसारी पूरे आतंक के पर्याय थे पूर्वी उत्तर प्रदेश में। और आपने देखा कि कल एक माफिया परिवार से ही लोगों ने पैसे बांटे हैं मऊ की रैली में, जहां अखिलेश यादव जी गए थे। तो उससे भी, बंधक से भी बुरा, पूर्वांचल में कहते हैं आयुष जी कि बंधक से भी बुरा। तो जो काम उन्होंने सरकार रहते हुए नहीं किया था, वो सरकार पाने के लिए किस तरह से कर रहे हैं और किस स्तर पर जाकर कर रहे हैं, ये पूरी गोलबंदी मुख्तार अंसारी समाजवादी पार्टी अब चलाने के लिए आगे आ रहे हैं। पर्दे के भीतर से उनका परिवार चलाने के लिए आ रहा है। तो उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि जिस तरह से योगी सरकार ने इस उत्तर प्रदेश में एक कानून का राज दिया। चले धर्मेंद्र जी, अगर भाई मुख्तार अंसारी से देखिए, मुख्तार अंसारी से ठीक है, अब वो जेल के अंदर हैं, उनके ऊपर आपराधिक मामले हैं, वो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन मुख्तार अंसारी को वहां की जनता तो कम से कम पसंद ही करती होगी, तभी तो वो बार बार चुन जाते हैं वहां पर। किसी भी पार्टी से लड़ने उनकी जीत सुनिश्चित होती है, इसका मतलब जनता तो पसंद कर रही है ना उनको वहां पर। अब उस जनता को आप कैसे बताएंगे कि भाई नहीं, उनको छोड़िए, हमारे साथ आइए, ये आपके लिए एक चैलेंज है। और दूसरा आप ये भी बताएं, दूसरा ठीक है, और दूसरा समस्या आप लोगों के सामने इस समय ये भी रहेगी ना कि आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने पिछली बार जो वायदे किए थे उनमें से पूरे आपने कितने किए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हथियार है विपक्ष के पास। मैं आऊंगा इस विषय पर भी, एक एक रिएक्शन में और लेता हूं धर्मेंद्र जी, ठीक है।
समाजवादी पार्टी के नेता भी हमारे साथ हैं। अवनीश राजपूत जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा। अमित शाह के इस दौरे को आप कैसे देखते हैं, और उसके अलावा जो आरोप अभी यहाँ पर लगे कि आप लोगों को तो अब अंसारी जो फैमिली है उसका आप लोगों को साथ मिल रहा है और इसलिए अब उनके सहारे भी कोशिश कर रहे हैं कि पूर्वांचल की राजनीति को आप लोग साध लें। सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज के दर्शकों को नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं, और मैं हमारे बीजेपी के प्रवक्ता को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि जो गृह मंत्री जी बहुत ही गंभीरता से इस बात को ले गए थे कि गृह मंत्री है, घर ही में घुसे रहते थे, चलिए किसी बहाने तो आए, भले ही चुनाव आ गए हों। और मैं कहना चाहता हूं कि ये कोई संगठन की मीटिंग नहीं है। जहां तक पूरे क्षेत्र में बात फैली हुई है, ये मुख्यमंत्री जी की जो विदाई है, इस समय जो योगी जी की विदाई होने वाली है, उसी लिए ये आए हैं कि उसको और मजबूती देने आए कि जल्दी से इन्हें हटाया जाए और किसी अन्य को मुख्यमंत्री बना के जाति समीकरण की जो बात करते रहते हैं, लेकिन सभी को पता है कि किसी को साथ लेके नहीं चलते, इसीलिए आ रहे हैं। और तीसरी बात ये है, जो आपने ये मुख्तार अंसारी जी की बात करी, तो इसको मैं बिल्कुल निराला मानता हूँ। जैसे कि सबको पता है वो इस समय नहीं है, जेल में है, और जिस तरह हमने देखा कल की रैली में भीड़ थी, इतनी भीड़ पैसे देके नहीं बुलाई जा सकती। लोगों का रुझान है समाजवादी पार्टी की तरफ। और नहीं, लेकिन वो वीडियो तो आप अवनीश जी नहीं निकाल सकते ना, वो वीडियो तो लगातार हम लोग भी देख रहे हैं। भाई पैसे तो बांट रहे हैं आप, ठीक है, भीड़ कैसे भी लाए, लेकिन पैसे देकर के ला रहे हैं आप तो भीड़, और उस पैसे देकर लाई हुई भीड़ से अगर आप ये कहेंगे कि नहीं आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने वाला है, तो जनता को अपने आप जोड़नी चाहिए ना, फिर पैसे देने की जरूरत ही नहीं। अगर इनकी नीतियों से इतना परेशान हो गए, जनता अगर इनसे त्रस्त हो गई, तो आपको तो बिना पैसे दिए भीड़ वहां पे पहुंचनी चाहिए। उल्टा पैसे और दे देगी आपको आकर के कि नहीं हम परेशान है साहब, आप आ जाइए, लेकिन पैसे आप दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि फिर जो बात अभी यहाँ धर्मेंद्र जी कह रहे थे, हो सकता है उनकी बात में दम हो। अरे आयुष चित्रांश जी, मैं बताना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत ही ज्यादा ये कलाकार हैं। ये जो वीडियो वायरल किया गया, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही समाज लोगों के बीच जाके पैसे देकर उसका वीडियो वायरल किया है, दिखा के ये समाजवादी पार्टी के लोग पैसे बांट रहे हैं, जबकि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के ही थे। ठीक है, चलिए जावेद अहमद जी, आपका भी मैं एक रिएक्शन चाहूंगा, कैसे देखते हैं इसको, अमित शाह के इस दौरे को? देखिए, ये देश के गृह मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, 21वीं सदी के महान चाणक्य हैं। बंगाल में भी थे वो चाणक्य, तमिलनाडु में भी चाणक्य थे, पंजाब में भी रहे, राजस्थान में भी रहे। तो ये चाणक्य जो है, ये लगातार अपने को चाणक्य कहलाते हैं और एक वातावरण निर्मित करने का प्रयास किया जाता है। ये महाचाणक्य कोरोना काल में उस समय कहाँ थे जब एक एक चिताओं पर 300 का अंतिम संस्कार हो रहा था। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी। भाजपा के विधायक और नेता दुष्कर्म में फंसे हुए थे, उनको बचाने का प्रयास हो रहा था। बनारस में एक आरएसएस के नेता का वीडियो वायरल हो रहा था, तब कोई नहीं आ रहा था। हाथरस की बेटी के साथ किस तरीके से हुआ, उन्नाव में बेटी के साथ, शाहजहांपुर में जब कुछ हो रहा था तब कहाँ थे ये गृह मंत्री जी? गृह मंत्री जी, आप नफरत बोलने के लिए आ रहे हैं, आप जाति ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं। जो उनका संवैधानिक दायित्व है उसके लिए तो कभी प्रयास नहीं किया। उनके नायब ने अपने बेटे को प्रेरित करके लखीमपुर में किसानों की और एक पत्रकार की हत्या करा दी, तो अपने नायब के विरुद्ध तो वो नहीं आए। जब भारतीय जनता पार्टी जन सरोकार के मुद्दों से, जन कल्याण के मुद्दों से और अपने 2017 के लोक संकल्प पत्र के एक भी वादे को पूरा नहीं कर पाई, अब तो इस देश में प्रधानमंत्री की भी विश्वसनीयता दांव पर है। भारतीय जनता पार्टी की तो विश्वसनीयता और मुख्यमंत्री की तो समाप्त हो चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर, कि प्रधानमंत्री जी जिन 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण करते हैं तथा कथित, उसमें जौनपुर के मेडिकल कॉलेज को तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया मान्यता ही देने से इनकार कर चुकी है। आपके पास बजट नहीं, बजट आवंटित नहीं किया। बिल्डिंगे हैं कहाँ, डॉक्टर्स हैं कहाँ? मेडिकल कॉलेज में आप बोर्ड लगा देने से मेडिकल कॉलेज बन जाएंगे। 31 मेडिकल कॉलेज बनाने का आपने वादा किया, 31 मेडिकल कॉलेज कहाँ हैं आज? आप लगातार जो है भ्रम और झूठ की राजनीति करेंगे और झूठ को इतना तेज बोलेंगे, इतना जल्दी बोलेंगे, निर्लज्जता के साथ बोलेंगे और जनता को भ्रमित कर देने का काम करेंगे।
लखीमपुर में आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मंडी में किसान का धान नहीं बिका, उसको लखीमपुर में मंडी के अंदर अपने धान को जो है आग लगा देनी पड़ी। खाद के लिए मध्य प्रदेश में हाहाकार, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में हाहाकार, हरदोई में हाहाकार है। समस्याओं से जनता पीड़ित है। सरकारी नौकरी के चयनित अभ्यर्थी ज्वाइनिंग के लिए लखनऊ की सड़कों पर धरना दे रहे हैं। योगी जी की पुलिस उनको पीट रही है, दर्ज कर रही है, डॉक्टर साहब नहीं। आप पूरी कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। अब आप चुनाव की बेला में आए हैं, तमाम बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। जब आपका की विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है, कुछ भी करें, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी और योगी जी के कुशासन की विदाई अतिशीघ्र होने वाली है। जब चुनाव हो जाएगा, मतगणना होगी और योगी जी की विदाई हो जाएगी और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में। लेकिन इतने से ही संतुष्टि हो जाएगी क्या जावेद अहमद जी? चलिए ठीक है, आपने तो कह दिया योगी जी की विदाई हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस का आगमन होगा कि नहीं होगा 32 साल के बाद? क्योंकि कल तो अखिलेश यादव जी ने मऊ की रैली में कहा कि हम तो 400 प्लस जीतेंगे। ओपी राजभर के साथ आकर के उन्होंने कह दिया 400 सीट हम जीतने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि हम 400 सीट जीतने वाले हैं, यानी कि 3 सीटें बचती हैं। अब उसमें जो भी विपक्षी पार्टियां हैं वो देख लें किसको कितना मिलता है। जी कौन क्या दावा कर रहा है, मैं उस पर नहीं जाता। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं। ये जनता तय करेगी, जनता किसको आशीर्वाद देगी। जो जन सरोकार के मुद्दों पर जिसने संघर्ष किया होगा, नहीं तो समाजवादी पार्टी तो मुख्य विपक्षी पार्टी है। पहले भी सरकार उन्होंने चलाई और अखिलेश जी ने तो पोस्टर भी लगा दिए। अखिलेश यादव जी के तो पोस्टर भी लगे लखनऊ में कि भाई मैं आ रहा हूं। उन्होंने पोस्टर लगा दिया कि मैं आ रहा हूं, वो आश्वस्त हैं और इसी आश्वासन के तहत उन्होंने ये कहा हम 400 जीतने वाले हैं। अब तो ओपी राजभर जी का भी साथ मिल गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं, कह रहे हैं कि किसान फैक्टर काम कर रहा है। पूर्वांचल में आप देखिए ओपी राजभर का साथ लेकर के आ गए हैं। चैलेंज तो आप लोगों के लिए है कि आप प्रियंका गांधी एक्टिव मोड में तो हैं जावेद जी, लेकिन 32 साल का सूखा खत्म हो पाएगा कांग्रेस पार्टी का? बिल्कुल। देखिए आयुष जी, किसी एडवाइजरी पर कोई बात कर ले, लेकिन जनता की एडवाइजरी, जनता का विश्वास, जनता का भरोसा किस तरफ जा रहा है, ये आप लोग भी लगातार देख रहे हैं। कहने में कोई संकोच हो सकता है आयुष जी आपको, लेकिन जनता का जावेद जी मुझे कोई संकोच नहीं है, मुझे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। इसलिए मैं जो स्थिति है मैं उसका सीधा सीधा आकलन करता हूं। मैं तो आपसे सीधे पूछ रहा हूं, आप मुझे वो बेसिक बातें बताइए ना। क्योंकि समाजवादी पार्टी का मैंने आपको बताया देखिए समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है और आप देखेंगे तो पिछली बार इनका जो वोट परसेंटेज था वो भी आपसे ज्यादा था, सीटें भी इनके आपकी ज्यादा थी, आप जबकि इनके साथ 17 में लड़े थे। लेकिन आप ये देखें, अगर आप ये देखें कि 32 साल से आप उस लड़ाई को लड़ रहे हैं जावेद जी, इस बार ऐसा क्या हो जाएगा कि जनता मैंडेट आपको दे देगी कि आप सत्ता में आ जाएं? मैंडेट आपको दे दे कि आप सत्ता में आ जाएं, ऐसा क्या हो जाएगा? समाजवादी पार्टी आज भी है और आज तो आपके अपोजिशन में है। पिछली बार एक साथ लड़ करके भी आप नहीं आ पाए। जनादेश लेकर, जनता का आशीर्वाद लेकर, पिछली बार दोनों लोग साथ लड़ करके भी आप लोग नहीं आ पाए। अब अलग अलग कैसे आ जाएंगे मैंडेट लेकर के, ये सवाल था मेरा। बढ़िया बात है, जनता आपकी बात को एड्रेस कर ले, अच्छी बात है, अच्छी बात है। सत्ता के अंदर परिवर्तन होते रहने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। कैसे करेंगे, इसलिए मेरा यह सवाल था। डॉक्टर रमेश ठाकुर जी, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते, ठीक है, देखिए यहाँ पे राजनीतिक तौर पे तो जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तमाम सवाल खड़े करेंगी। जो मौजूदा पार्टी है जिनकी तरफ से अमित शाह वहां पहुंच रहे हैं, वो ये बता रही है कि नहीं, अब उनके आने से बीजेपी को एक नई ऊर्जा और मिलने वाली है यहाँ पर। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आप इसका आकलन कैसे करेंगे? क्योंकि 17 और 19 दो चुनाव हम लोगों ने इन सबके बीच में देखे हैं। अमित शाह के हाथ में दोनों ही चुनावों की कमान थी। क्या वो इम्पैक्ट इस बार नजर आएगा, या रणनीतिक तौर पर आप क्या देख रहे हैं अमित शाह के इस दौरे को और कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? एक रिएक्शन में आपको चाहूंगा। देखिए आयुष जी, मुझे लग रहा है जो मौजूदा जो भारतीय जनता पार्टी है वो बदली हुई है। भारतीय जनता पार्टी, ये अतीत में क्या होता है, पिछले चीजों में क्या होता है, चाहे उस समय बंगाल का चुनाव रहा हो, उस समय ये कहा जा रहा हो कि इस बार भी जो चाणक्य नीति है वो काम करेगी, काम नहीं कर पाई। मुझे लग रहा है जो पिछला जो बीत जाता, भाजपा उस पर बात नहीं करती है। भाजपा आगे की चीजों को देखती है और पॉजिटिव फेम में आगे चलती है। मुझे लग रहा है दिल्ली से जिस तरीके से इनका दौरा हो रहा है, तो ये आप मान लीजिए पूरी तरीके से चुनावी दौरा है। प्रबंधन को लेके वो बात करेंगे और वहां के जमीनी नेता जो हैं, वहां के जितने भी लोग हैं, सब लोगों से एक फीडबैक लेंगे कि स्थिति कैसी है। लेकिन इसमें एक चीज आपको देखना पड़ेगा, ये सारे बड़े नेताओं के दौरे लखनऊ
के तरफ ही क्यों हो रहे हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी बचा हुआ है, बरेली भी पड़ा हुआ है, और भी मंडल पड़े हुए हैं, वहां दौरे नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि यहाँ की स्थितियां इनके अनुकूल है नहीं। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से किसान धरने पे हैं और राकेश टिकैत साहब ने जो माहौल बना रखा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बीजेपी ज्यादा टच करके नहीं चल रही है। अब टच कर रही है 156 सीटें जो आती है पूर्वांचल में, जो लखनऊ से बिल्कुल जुड़ी होती हैं। इनमें 126 सीटों में जिस तरीके से, अच्छा होता क्या, उत्तर प्रदेश की जब सरकार बनती है, सूबे की जब सरकार बनती है, तो मुझे लग रहा है ये जो पूर्वांचल का जो इलाका है, यहाँ की जितनी विधानसभा सीटें हैं, मुझे लग रहा बहुत मायने रखती है सरकार बनाने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए। अब चाहे अमित शाह जी हो जाए, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो जाए, चाहे दिल्ली के और कोई बड़े नेता हो जाए, जब जाते हैं तो पूरा खाका ही बनाते हैं कि पूर्वांचल की स्थिति क्या है। मुझे लग रहा है अगर पूर्वांचल जिस तरीके से इन्होंने पिछली बार भी 156 सीटों में बहुत अच्छी 106 107 सीटें इनके पास आई थी, अगर उतनी भी सीटें अगर भाजपा ले आती है तो स्थिति इनके लिए बहुत ही अच्छी हो जाएगी, ज्यादा इनको परेशानी की जरूरत नहीं है। अब परेशानी इनको कहां हो सकती है, उस पर थोड़ा सा आकलन हमें करने की जरूरत है। लखीमपुर का पूरा कांड होता है पूरे एपिसोड में, मुझे लग रहा है जिस तरीके कांग्रेस आती है, प्रियंका वाड्रा पहुंचती हैं दिल्ली से लखीमपुर में, फिर अखिलेश यादव जी का जिस तरीके से चीजें होती हैं, तो ये मानना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, और ये एहसास भी उन्होंने करा। हम तो दिल्ली में बैठ के देखते हैं दिल्ली से वहां पे क्या हो रहा है और नेता क्या महसूस कर रहे हैं, तो उन नेताओं ने ये महसूस करा कि इस समय जो पॉलिटिकल दूसरी पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी होगी चाहे कांग्रेस हो गई, इन्होंने बढ़त तो बनाई, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे सिटिंग गवर्नमेंट पे बढ़त तो बनाई थी, लेकिन भाजपा क्या होती है, भाजपा ताक में रहती है, भाजपा अच्छे समय के अच्छे दिनों के ताक में रहती है कि ये चीजें कैसी, जो हमारे जो शरीर पे जो डेंट मारा है, जो हमारे पार्टी पे जो डेंट, जो चीजें जो घटनाएं हो जाती मार देती लेकिन डॉक्टर रमेश ठाकुर जी, एक चीज मैं और जोड़ूंगा, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी या फिर हम लोग प्रियंका गांधी को देख रहे हैं कि जिस तरह से वो मुद्दों पर आते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हालांकि समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस वहां पर हमको आगे नजर आती है। क्या ये सीधे तौर पर आपको नहीं लगता कि अगर डेंट लग भी रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा नुकसान तो मौजूदा विपक्षी पार्टी को हो रहा है? नहीं, इससे बिल्कुल सही बात है। देखो कांग्रेस, अभी जावेद भाई ने बहुत सही बात बताई है। जावेद भाई ने जिन जिन चीजों को बिंदुवार तरीके से उन्होंने कोरोना को लेके, इन्होंने एक चीज छोड़ दी, महंगाई। अगर ये लोग सही, इनका थिंक टैंक का अगर सही होता है, जिस तरीके से प्रियंका चल रही है और लड़की हूं लड़ सकती हूं, इस तरीके जो नारे लेके चल रहे, मुझे लग रहा है ये नारे आते आते देर हो गई। ये चीजें अगर पहले से अगर होती आती, 2017 से 2019 से होती आती, अगर उनके नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा जाता, जिस तरीके से वो उन नेताओं को भी, कांग्रेसी नेताओं को जो नकार चुके थे, जो लोकल पॉलिटिक्स की, जो दिल्ली की पॉलिटिक्स ने कांग्रेस की पॉलिटिक्स जो नकार चुकी थी और जिनको जोड़ने की कोशिश करी थी, अगर ये चीजें पहले से हो जाती तो मुझे लग रहा है जावेद भाई जैसे जो खाटी के जो नेता है, जो जमीनी नेता है, इनको थोड़ा सा और मौका मिलता है, इनको थोड़ी सी और ताकत दी जाती तो मुझे लग रहा है जान फूंक सकते थे। अब जिस तरीके से जावेद भाई ने कहा कि कोरोना में ये नेता क्यों नहीं है, अच्छी बात है, इनको आना चाहिए, अगर अब आ रहा है तो उस समय भी आना चाहिए। महंगाई के मुद्दे को लोग उठा सकते हैं। 2017 में जब ये चुनाव लड़ रहे थे, विधानसभा पिछला हुआ था, तो उस समय डीजल, पेट्रोल की डीजल क्या थी, दालों की कीमत क्या थी, इन कीमतों को लेकर अगर आप आ जाओ, गैस हो गई उसमें 200% उसमें बढ़ोतरी हो गई, दालों में 200% बढ़ोतरी हो गई, तेलों में 70-80% बढ़ोतरी हो गई। मुझे लग रहा अगर ये चीजें लेके जो अभी भाई साहब बोल रहे थे चैनल पे, अगर आप धरातल पे आ जाओ। नहीं, डॉक्टर रमेश ठाकुर, एक महीने में 22 बार पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़ना वाकई में बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसको विपक्ष कैसे इनकैश कराता है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल। विपक्ष अगर बोलती तो मुझे लग रहा है जनता एड्रेस नहीं, जनता के साथ कनेक्ट हो जाना चाहिए, और ये मुद्दा तो ऐसा है कि मुझे लगता है हर एक जनता, हर एक शख्स इससे परेशान। धर्मेंद्र जी, अब इस समय चुनौती आप लोगों के सामने इसलिए है क्योंकि आपको रिपोर्ट कार्ड तो भाई देना पड़ेगा। आप लोगों ने जो वायदे किए थे उनमें से वाकई में धरातल में कितना उतार पाए, क्योंकि ये जब जनता के बीच में वोट मांगने जाएंगे तो जनता तो इसका फैसला कर ही देगी। यहां पर बैठ करके आप पॉलिटिकली भले कहिए कि आपने इतने रोजगार दे दिए, आपने फला काम कर दिया, लेकिन जनता को तो पता है, जिसको मिला है, जिसको नहीं मिला है, उसमें नाराज लोग भी हैं, उसमें आप लोगों से संतुष्ट लोग भी हैं। अब उनको कैसे कन्विंस करेंगे? विपक्षी तो आक्रामक है ही, ये एक बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए। हम जनता के, हम विपक्षी क्या करते हैं, नहीं करते हैं, हम जनता के भरोसे पर खरे उतरने का हमेशा प्रयास करते हैं। जनता की भावनाओं से जुड़ करके हम चलते हैं, हम जनता से दूर नहीं रहते हैं। हम गांव में प्रवास करते हैं, मैंने कहा बूथ पर हम जाते हैं, अगर जनता की जो समस्याएं हैं, जनता की जो भावना है, हम स्वतः को उससे जोड़ते हैं। अब मुद्दा यह है, पहले लोग यही कहते थे
हर मुद्दा चुनाव में ये बनता था कि मंदिर कब बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो हमने तारीख भी बता दी, हमने मंदिर भी वहीं बना दिया। अब सारे मुद्दे ये एक एक ढूंढ कर लाते हैं। अभी हमारे रमेश ठाकुर जी कह रहे थे कि अमित शाह जी, अरे पूरा तंत्र उत्तर प्रदेश का, अगर ये उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार नहीं रहती तो पता नहीं किस तरह की स्थितियां आती। और मैं सोनिया जी से सवाल पूछते वो तो मुझे अच्छा लगता कि सोनिया जी अपने क्षेत्र में एक दिन भी वो आई हैं। अखिलेश यादव जी एक दिन भी कोरोना काल में आजमगढ़ नहीं गए हैं। इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वाराणसी के सांसद हैं, हमेशा महीने में 2 बार 3 बार लोगों से कोरोना काल में कहा बात धर्मेंद्र किया। जी, कोरोना काल में कहाँ थे प्रधानमंत्री जी? टीवी अरे पे खाली प्रधानमंत्री थे। जी, जेसीबी वहाँ नहीं चल रही है, ब्रजेश सिंह के यहाँ जेसीबी वहाँ नहीं चल रही है। आज धनंजय सिंह के यहाँ नहीं चल रही है। अजय मिश्रा टेली जिनके नहीं, लेकिन जावेद जी भाई देखिए, कोरोना काल में अगर वो नहीं आए तो फिर वो ये भी कहेंगे कि भाई फिर सोनिया गांधी जी को भी आना चाहिए था। ठीक है, कोरोना काल की जो परिस्थितियां थी उसमें नेता घर में थे। ठीक है, बात पूरी होने दीजिए तो आप फिर बोलेगा जावेद भाई, आपको बहुत मौका दिया, मैंने नहीं बोला बीच में। आपको क्यों उतावले हो रही है? यही विपक्ष का है कि एक पिछड़े वर्ग का नेता जब बोलता है नहीं उतावले नहीं है धर्मेंद्र भाई, आप भाई। लेकिन धर्मेंद्र जी ठीक है, चलिए धर्मेंद्र जी ठीक है, ये आरोप प्रत्यारोप तो आप लोग के चलते रहेंगे। लेकिन धर्मेंद्र जी देखिए, जो इंटरनल सर्वे है उसमें 125 आपके जो सिटिंग विधायक है उनके टिकट कटने की भी बात सामने आ रही है। अगर आपकी पार्टी, आपके विधायक, आपके जनप्रतिनिधि इतना बेहतर काम कर रहे होते तो ये 125 लोगों के टिकट कटने की बातें कहां से आ गई सामने? इसका मतलब उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है, और परफॉर्म नहीं किया है तो वहां की जो उनके क्षेत्र की जनता है वो तो आपसे नाखुश होगी, क्योंकि चुना था इनके विधायकों को। ये आपका सर्वे होगा, आपकी जानकारी होगी, मीडिया की जानकारी होगी। अभी संगठन स्तर पे हम लोगों के सामने ऐसे कोई तथ्य नहीं आए हैं कि हम विधायकों के टिकट काट रहे हैं। ऐसा कुछ हम लोग धर्मेंद्र जी ठीक है, आप चर्चा में इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन मुझसे बेहतर आपके पास जानकारी होगी। मैं तो 125 बता रहा हूं, हो सकता है ये संख्या 150 तक भी हो। और अमित शाह जी इसकी भी मॉनिटरिंग करने के लिए आ रहे हैं, ये जानकारी है हम लोगों के पास, आपके पास भी होगी। विकास के जो काम हुए हैं और राष्ट्रीयता का जो हमने काम किया है, आज विचारों के आधार पर समाज चलने को तत्पर हुआ है। आज हम गांव में जाते हैं तो कश्मीर पे बात होती है, आज लद्दाख पे बात होती है, आज चाइना के बॉर्डर पर, लेकिन उसके साथ ही बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल पर भी बात होती है, महंगाई पर भी बात होती है। और उसका जवाब क्या देंगे आप? 22 बार दाम बढ़ा देंगे एक महीने के अंदर, 110 रुपए में पेट्रोल आदमी खरीदेगा, डीजल 100 रुपए में हो रहा, महंगाई हर चीज को चरम सीमा को पार करती हुई नजर आ रही है। तो वो जनता ये भी तो पूछेगी कि चलिए ठीक है, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर तो आपने काम किया, बहुत अच्छी बात, लेकिन ये तो बताइए साहब, इससे क्या निजात दिलाएंगे? बेरोजगारी पर क्या जवाब देंगे? सरकार अत्यंत संवेदनशील सरकार है और वो जनता की भावनाओं को बिल्कुल अनदेखी नहीं करती है। वो हमेशा हर मुद्दे पर ध्यान रखती है, समय रखती है। आज 100 करोड़ के वैक्सीन का डाटा पार हुआ है तो ये आदरणीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व का, उनके सामर्थ्य का प्रतीक है। आज अगर दूसरे, हम नहीं कह सकते, आज दूसरे लोग कहते हैं कि दूसरे दल की सरकार होती तो शायद ये स्थितियां नहीं आती। आज जिस तरह से कंट्रोल हुआ कोरोना, हम वैक्सीन के मामले में पूरी दुनिया हमारी तारीफ कर रही है, तो ये हमारी व्यवस्था का, हमारी प्रबंधन का। अवनीश राजपूत जी, मऊ की रैली का मैं जिक्र जरूर करूंगा, क्योंकि ओपी राजभर के साथ आने पर अखिलेश जी ने यह कहा कि अब तो हम 400 सीट को पार करने वाले हैं। 3 ही छोड़ी आपने, हालांकि मैं तो कहता हूं 3 भी ले लेते, लेकिन सवाल इस बात का है कि कैसे इसको करेंगे आप, क्योंकि 2017 में आप कांग्रेस के साथ लड़के देख चुके, क्या स्थिति थी आपने देख लिया, उससे भी बड़ा गठबंधन आपने बना लिया बहुजन समाज पार्टी के साथ, 2019 में क्या स्थिति हुई वो भी आपने देख लिया। अब ओपी राजभर के साथ आ जाने भर से आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप 400 को क्रॉस करने वाले हैं? भाई कांग्रेस भी तो लड़ रही है, और वो तो बार बार कह रही है कि विपक्षी पार्टी की भूमिका में तो उत्तर प्रदेश के अंदर वही नजर आए, आप लोग तो वहां पर भी फेल हो गए, फिर भी आपको 400 पार लग रहा है, ऐसा क्यों? देखिए शिवत्रांशी, मैं कहना चाहता हूँ कि सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी तो गठबंधन हुआ ही है समाजवादी पार्टी में, साथ ही अन्य बहुत से छोटे छोटे दलों का गठबंधन समाजवादी पार्टी में हुआ है, और बहुत से पिछड़े दलों का जो अपने क्षेत्र में बहुत मजबूत पकड़ रखते हैं उन लोगों का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पिछड़ा समाज और हर वर्ग, मैं कहता हूं पिछड़ा समाज ही क्यों, हर वर्ग समाजवादी पार्टी से जुड़ गया है इस तरह से। तो हम लोग बहुत ही ज्यादा मजबूत स्थिति में है, और जो अमित शाह जी का दौरा है वो इसीलिए है कि कैसे हम अपनी बच्ची को जो 2-3 सीटें आ रही है उसको भी कैसे बचाने, 3 सीटें ले लेंगे। अब बाकी बात सुनिए, और जो ये प्रवक्ता जी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे बड़े भाई, नहीं अवनीश जी, मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा, आपने कहा छोटे छोटे दल आपके साथ जुड़े हुए हैं, मैं ये तो कह रहा हूं कि आप तो बड़े दल को भी जोड़ करके नहीं पहुंच पाए।
भाई बहुजन समाजवादी पार्टी को अगर आप साथ ले आए, उसके बाद भी पिछड़ा आपके साथ नहीं नहीं अगर आ देखिए, पाया, मैं भाई अभी तब देखिए फिर आपने आप क्या बात कैसे कही? आप फिर कैसे अभी कह रहे आपने हैं कि कही आप 400 को क्रॉस कर जाएंगे? अभी आपने वही बात कही थी आयुष जी कि पुरानी बातों को भूल जाइए, पुरानी बातों से क्या लेना देना। अब जो लेकिन लोगों में भी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति गुस्सा है वो जग जाहिर है, क्योंकि अभी धर्मेंद्र प्रधान जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बड़े भाई भी हमारे धर्मेंद्र जी ने एक बात कही कि संवेदनशील जनता की जो मूलभूत जरूरतें उनका ध्यान रखते प्रधानमंत्री जी। और देखिए डीजल किस तरह से बहुत महंगाई छू रहा है, मतलब कि आम आदमी की पहुंच से बाहर है हर चीज। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार बड़े भाई डॉक्टर रमेश ठाकुर जी ने बताया कि दालों के रेट दुगने हो गए हैं, तेल के रेट दुगने हो गए हैं, जो सरसों का तेल उसकी भी हर चीज के रेट दुगने हो गए हैं। तो इस तरह से इसलिए जनता में बहुत रोष है। और ये मैं तो कहता हूँ, मैं लोगों के बीच जाता हूँ, लोगों का ये मानना है कि जल्दी जल्दी चुनाव भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंके। और इसीलिए मैं कहता हूँ समाजवादी पार्टी 400 प्लस ही आएगी। जो 3 सीट की आप बात कर रहे हैं वो भी समाजवादी पार्टी ले लेगी। हाँ शायद, हाँ बिल्कुल, 3 जो बचे नहीं नहीं, जिस तरह आप जावेद अहमद जी, नहीं, चलिए। आप आपकी मनगढ़ंत बात है जो प्रधानमंत्री जी बहुत जावेद अहमद संवेदनशील जी, मुद्दों पे ध्यान जावेद रखते अहमद हैं। जी। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ जी, अरे आपकी बड़ी ठीक है, चलिए अवनीश जी कंप्लीट कर ले, एक सेकंड धर्मेंद्र जी, अवनीश जी, दो अवनीश तीन जी। रखे रहिएगा, नहीं तो नहीं, वक्त हम नहीं, लोग ठीक है। आपने बोला ना चाहते हैं कि हर देखिए कोरोना में देखिए लॉकडाउन लगा हुआ था, कोई बड़ा नेता बाहर नहीं निकल सकता था, लेकिन जिनके पास मंत्रालय है वो तो बाहर जा सकते थे। तब आप गृह मंत्री जी क्या हुआ था, तब आयुष मंत्री जी, और आयुष हर जी, समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता आयुष कोरोना जी। में जनता के बीच था। एक मिनट रुक जाइए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। कोरोना काल के समय और हर मुश्किल के समय समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जनता के बीच था, ठीक है। और चूंकि प्रधानमंत्री वो गृह मंत्री जी के पास मंत्रालय था बहुत बड़ा, वो जनता के बीच जा सकते थे कोरोना काल में। उन पर कोई कोरोना की इतनी गाइडलाइन लागू नहीं होती थी, लेकिन तब भी वो केवल गृह में बैठे रहे, घर में बैठे रहे। उन्होंने पूरी अपनी गृह मंत्री की जो सार्थकता थी सिद्ध कर दी कि मैं घर में बैठा रहा हूँ। मैंने जैसा बताया पहली इस बात को बहुत सीरियसली ले गए, घर में बैठे रहे। मैं कहता हूँ कोई भी नेता बाहर नहीं निकला इनकी पार्टी का, जिनके पास मंत्रालय थे उन्हें अपने लोगों के हर मंत्रालय ध्यान देना चाहिए। अखिलेश जी आजमगढ़ गए थे, अखिलेश जी आजमगढ़ गए थे। हाँ। नहीं गए थे, बिल्कुल गए थे, मुझे पता है गए थे। मैं कहता हूँ हर कार्यकर्ता गया था, हर कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में गया था। लेकिन जिनको जाना चाहिए था गृह मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी, हम लोग सड़क वो कोई नहीं गए। नहीं रहते हैं हम लोग, घर में आप तो सड़क पे लाठी बजवा रहे थे जनता पे। आप कहां से रहेंगे? चलिए ठीक है जावेद जी 400 सीटों को अगर जीतने का दावा ये लोग कर रहे हैं, तो सवाल इसी बात का बार बार वही बरकरार है कि आप लोग 32 साल का सूखा खत्म कैसे करेंगे? भाई इनके सामने तो बहुत बड़ी चुनौती ये है कि ये तो जो गठबंधन है उसको भी कर ले रहे हैं, दूसरी बात अपना पिछला कार्यकाल भी ये बता देंगे, लेकिन आप जनता को एड्रेस करके कनेक्ट कैसे कर पाएंगे? जावेद अहमद जी। देखिए आयुष जी, आपके सवाल का भी मैं विनम्रता से जवाब देने का प्रयास करेंगे। हमारे आदरणीय रमेश जी ने जो कहा, जिस तरफ हमको इंगित किया है, मैं एक तो साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। जो और विषय मुद्दे आपने इंगित किए हैं उस पर भी मेरा बड़ा विनम्रता के साथ कहना है कि राहुल लगातार करते रहे और हम लोगों को दिशा निर्देश देते रहे। हम लोग सड़कों पे भी आए, आंदोलन भी किया, लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो इस विषय पर कोई संवाद ही नहीं करना चाहती। किसी समस्या के संदर्भ में वो बात ही नहीं करना चाहते। लोकतंत्र तो पिछले 7 वर्षों से एक पहिए पे चल रहा है। यहाँ पर ट्रेजरी बेंच ही बची है, विपक्ष की को कोई सम्मान ही नहीं। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जब विपक्ष में रहते थे तो क्या क्या करते और कहते थे। आदरणीय रमेश जी, निश्चित रूप से जो विषय आपने उठाए हैं हम अपने नेताओं के समक्ष रखेंगे और इस पर भी जोरदार तरीके से चर्चा होगी। इस पर भी कांग्रेस आगे बढ़ने का और सक्रियता के साथ काम करे। आयुष जी, अब देखिए कोई कुछ भी कहे, किसी गठबंधन की बात करे, किसी वो उसका अपना लोकतांत्रिक अधिकार है, वो गठबंधन करे, वो राजनीतिक दल है तो चुनाव मैदान में जाएगा अपने मुद्दों के साथ। हमें ये भरोसा है कि हम लोगों ने प्रियंका जी के नेतृत्व में जिस तरीके से, लेकिन जावेद जी चूंकि आप जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, इसलिए मैं एक सवाल और जरूर पूछूंगा, क्योंकि यहाँ चर्चा में कई बार ये बातें उठती हैं। संगठन की बात एक तो कांग्रेस की होती है, आप लोगों की जिला इकाई तक अभी जो संगठन है वो मजबूत नहीं हो सका है, ग्राम इकाइयां तो छोड़िए, और बहुत सारे तो पद ऐसे हैं जो अभी खाली पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में आप लोग उत्तर प्रदेश के अंदर, जो कि इतना विशाल प्रदेश है, आबादी के लिहाज से हम देखें तो देश का सर्वाधिक आबादी वाला प्रदेश है, वहां पर आप इस लड़ाई को कैसे मजबूती के साथ लड़ पाएंगे? 403 सीटों पर आप लोग कैसे लड़ेंगे? ये सवाल आप लोगों के लिए। जावेद जी, क्या वो मजबूती है भी कांग्रेस पार्टी के पास? नहीं, आयुष जी, जो आपने सवाल उठाया है वो सवाल जो है, आप देखिए कि सितंबर तक उत्तर प्रदेश के अंदर प्रियंका जी के निर्देशन में, उनकी देखरेख में
हमारे यहाँ पंचायत स्तर तक की कमेटियों के गठन का काम हुआ, उसके बाद बूथ स्तर की कमेटियों के बनने का काम हुआ। 742 ट्रेनिंग कैंप अभी लगातार समाप्त हुए हैं और अब पुनः जो है वो ट्रेनिंग कैंप की फिर प्रक्रिया चालू हो गई है। अब पंचायत स्तर पर, अभी विधानसभा स्तर तक हम लोग गए थे, पंचायत स्तर पर 742 ट्रेनिंग कैंप उत्तर प्रदेश के अंदर कराए गए। माने औसत एक विधानसभा में लगभग 1.5 से 1.25 के बीच में। तो इसी के साथ अब ये पंचायत स्तर पर जा रहा। संगठन की मजबूती पर प्रियंका जी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा काम हुआ है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने और जो हमारे प्रदेश पदाधिकारी थे, जो जनपदों के प्रभारी थे, उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ है। अब रहा सवाल दूसरी चीजों का कि हम देखिए मुद्दों पर लड़ते रहे, संगठन पर भी काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। ये एक तरीके से मुझे स्वीकार करने में कोई हिचक संकोच नहीं है कि ये जो पिछले 3 दशक थे, ये कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में संक्रमण काल था और इस संक्रमण काल से अब जनता के बीच में जब प्रियंका जी के नेतृत्व में जाने के बाद हम इस संक्रमण काल से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बनारस की रैली देखिए और कार्यक्रम देखिए, हमारी प्रतिज्ञा यात्राओं में जो जनता का भरोसा विश्वास उमड़ रहा है वो देखिए। 31 तारीख को गोरखपुर में पुनः एक हमारी जो चौथी प्रतिज्ञा यात्रा किन्हीं कारणोंवश नहीं चालू हो पाई थी एक साथ, वो 31 से प्रियंका जी गोरखपुर में होंगी, बड़ी सभा भी होगी। तो निश्चित रूप से देखिए ये संक्रमण काल हर राजनीतिक दलों के मतदायी रमेश जी बैठे हैं, अच्छी तरीके से उसका निष्कर्ष निकालते। कारण रहे होंगे, अनेक कारण रहे हैं कि भ्रम और जातिवाद की और सांप्रदायिक मार्च तक कारण। जावेद भाई, मार्च तक पर्यटन पूरा हो जाएगा। नहीं प्रवचन की देखिए, प्रवचन तो धर्मेंद्र भाई भारतीय जनता पार्टी करती है, वो लीला। ये पर्यटन नहीं है, पर्यटन पे तो अमित शाह जी आ रहे हैं, पर्यटन पे तो उत्तर प्रदेश के सांसद जो प्रधानमंत्री हैं वह आते हैं, पर्यटन पर केंद्र के मंत्री आते हैं। प्रियंका जी अब कभी चलिए जावेद जी पर्यटन पर कौन है, पर्यटन पर कौन है? मुझे लगता है ये जनता पे आप दोनों लोग छोड़ दें, जो है जनता पे आप दोनों लोग छोड़ दें। कौन पर्यटन पर है, जनता उसको पर्यटन पर भेज देगी। जो पर्यटन पर सही मायने में होगा उसको जनता पर्यटन पर ही भेज देगी। इसलिए मुझे लगता है कि इस विषय पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है। वो जनता को ही तय करना है। वो मुझे नहीं लगता है कि धर्मेंद्र जी के कहने से कोई पर्यटन पर आ जाएगा या जावेद अहमद जी आपके कहने से कोई पर्यटन पर आ जाएगा। वो तो जनता तय करेगी, वो जनता तय कर देगी कौन पर्यटन पर है और कौन वाकई में जनता के बीच में है, ये जनता ही तय कर देगी। डॉक्टर रमेश ठाकुर जी, एक चीज और समझना चाहूंगा 2022 के विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि 14 के बाद से हम लोग जो भी चुनाव देख रहे हैं उसमें बार बार एक बात होती है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है तो सभी दलों को एक होना चाहिए या विपक्ष का एकजुट होना जरूरी है। क्या ये परसेप्शन टूटा है इस बार 22 के अंदर? आपको लग रहा है कि कोई एक दल या अगर छोटे दलों से भी गठबंधन कर रहा है तो वो इस पोजीशन में है कि वो सत्ता में आ सकता है या अकेले दम पर वो सत्ता में आ सकता है, भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है? नहीं आयुष भाई, मुझे लग रहा है किसी पार्टी का एक समय होता है, एक दौर होता है। अब आज की जो पार्टियां हैं, आज की जो चुनाव लड़े जाते हैं, वो जनताओं की आकांक्षाओं को लेके, जनताओं की समस्याओं को लेके नहीं लड़े जाते हैं, क्योंकि आजकल सारे के सारे चुनाव पीआर कंपनी द्वारा लड़े जाते हैं। पीआर कंपनी जिस तरीके से बताती हैं कि फलाने व्यक्ति को हमें झूठ बोल के किस तरीके से रिझाना है, या जो समस्या उस पर पर्दा डाल के हमें उसमें खुशहाली वाली कैसी चीजें हमें बतानी है, तो मुझे लग रहा दौर वैसा चल चुका है। लेकिन एक समय हमने देखा था जब कोई दुर्घटना हो जाती थी, लाल बहादुर शास्त्री जैसे जो नेता थे वो अपना इस्तीफा दे देते थे, लेकिन आज वैसा दौर नहीं है। आज अगर कोई बड़ी भी घटना कहीं पे हो जाती है तो उस पे संवाद नहीं किया जाता, उस पे नजरें फेर दी जाती हैं। ये सही बात है, चाहे कोरोना काल हो जाए, चाहे और भी घटना हो जाए, अगर अमित शाह नहीं जाते हैं तो दूसरे नेताओं को भी जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। ठेका कोई किसी एक पार्टी ने नहीं लिया हुआ है कि कोई बड़ी कोई घटना हो जाती है कि एक ही नेता जाएगा, अखिलेश यादव भी जाएंगे या फिर प्रियंका जी जाएंगे या दूसरे नेता जाएंगे। नहीं, मुझे लग रहा है वोट और लोगों के साथ में जुड़ने की कनेक्टिविटी आप सबको होनी चाहिए। एक अंदर एक हिलोरा इस तरीके से मारना चाहिए कि हमें पंक्ति में खड़े हुए हर व्यक्ति के पास तक हमें पहुंचने की जरूरत है। ये बात सही है, समाजवादी पार्टी इस समय मौजूदा चुनाव में एक ऐसी सिंगल पार्टी है जो खड़ी होकर भाजपा का मुकाबला कर रही है। उनकी पार्टियों में देखो, उनके जिनके जितनी भी उनकी संगठन या जिस तरीके से उनके बूथ लेवल पे कहानियां चल रही है या फिर तैयारी चल रही है, वो लाजवाब है। मुझे लग रहा है 2017 में होना चाहिए। लेकिन ये चीजें सारी आके मतदाता
मत में कैसे परिवर्तित हो पाएंगे ये देखने वाली चीज है, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि हमें अगर 156 सीटों में, पूर्वांचल में जिस तरीके से 106 सीटें पहले लेके आए थे, ये तो अब कोशिश कर रहे हैं कि हम 150 भी ले आएंगे। मुझे लग रहा है अगर 152 सीटें ले आते हैं, उसके बाद में बुंदेलखंड हो गया, बरेली का हो गया, और 18 जितने मंडल हैं उसमें से पश्चिमी। लेकिन रमेश ठाकुर जी, एक चीज मैं और इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि अभी जानकारी ये भी है कि मुलाकात अमित शाह के साथ पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री की भी हुई है, कैप्टन अमरिंदर की। अगर किसान आंदोलन को लेकर के कोई हम ये देखते हैं कि रास्ता निकल आता है, तो क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी जो इस समय हर्डल्स हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो आपको लग रहा है कि आसान हो सकते हैं? फिर वहां से हो सकता है कि ये थोड़ा सा कमबैक भी कर लें? नहीं, मुझे लगता नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, पंजाब में जाने के लिए भाजपा सिंगल फ्रेम की पार्टी नहीं है। भाजपा अगर वहां पे जाएगी तो जिस तरीके से अकालियों का साथ वो लेते चले हैं, अब किसानी मुद्दे को लेके और किसान समस्याओं को लेके जो पार्टी उनसे अलग हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी को एक पार्टी वैसे वहां पे चाहिए, या कोई ऐसे एस्टेब्लिश एक नेता चाहिए जिसके सारे वो आगे पुश कर सके। मुझे लग रहा है कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर नई पार्टी बनाते हैं तो नहीं रमेश जी, मेरा सवाल यह था कि उनकी मुलाकात क्या इस हल की ओर बढ़वा सकती है किसान आंदोलन को? नहीं, मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, ये चीजें बहुत दूर की कौड़ी हैं, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ में कई सी बातें हुई हैं, मीटिंग है। अभी दिल्ली में जब आए थे तो हमने देखा भी था, कुछ किसान नेता से वो मिलने की भी कोशिश कर रहे थे, किसान नेताओं ने मना कर दिया मिलने से। ये बातें मीडिया में नहीं आ पाई, ये बातें कोई शायद बाहर नहीं निकल के आ पाई। कैप्टन अमरिंदर सिंह से जो वहां पे चौड़ूनी साहब हैं, जो सिंगो बॉर्डर पे बैठे हुए, उनको कहा मिलने के लिए, वो नहीं मिलेंगे। देखो, अल्टीमेटली किसान नेताओं को भी ये पता है अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह आते हैं तो वो किसके कहने पे आएंगे और क्या करना चाहते हैं और क्या करवाना चाहते हैं, ये सारा जग जाहिर है। तो मुझे लग रहा है किसान नेता उनके बहकावे में नहीं आएंगे। अगर कोई भी, अगर इस समय देखो मौका है, मुझे लग रहा है इस तरह का मौका भारतीय जनता पार्टी पता नहीं हाथ से क्यों जाने देना चाह रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी लीडर हैं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो गए, ये मौका क्यों हाथ से जाने देना चाह रही है? अगर इस समय भी तीनों कानून को वापस ले ले या किसी तरीके से और भी सॉल्यूशन निकल आता है, तो मुझे लग रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश की तस्वीर बिल्कुल अलग हो जाएगी। उसके बाद में अगर 24 का जो चुनाव होगा वो भी इनके लिए मुझे लग रहा बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन ऐसा इनका थिंक टैंकर जो है, मुझे लग रहा पता नहीं क्या, वो सही बात है कि जिस तरीके से 2017 से पहले, 2019 से पहले, 2014 की जो कहानी हुई थी, जो चाणक्य अमित शाह को कहा जाता है, उनकी टीम को कहा जाता है, मुझे लग रहा है एक बार फिर भाजपा एक प्रयोग करना चाह रही है कि इनका जो चाणक्य नीति है उसके सहारे हम चल के देखें और हो सकता है आगे वो सफलता मिले। लेकिन मुझे लग रहा है ये जो दौरा है अमित शाह का, ये दौरा कई चीजों के लिए अहम है और कई चीजों के लिए, पार्टी के लिए नुकसान भी ये आने वाले समय में दिखा सकता है, और उसके असर मुझे लग रहा है कुछ समय में दिखने भी लगेंगे, क्योंकि 100-150 ऐसे विधायकों की एक लिस्ट बनी है जो इंटरनल जो सर्वे हुआ है, उन्होंने कोरोना काल के समय में लोगों से दूरियां बनाई हैं और वो जनता से कनेक्ट नहीं हो पाते। मुझे लग रहा उनके टिकट काटने की बात कही जाती है। अगर जिनका टिकट कटता है, आयुष भाई आपको पता है, वो आज जो सत्ता का एक बार सुख ले लेता है उसको सत्ता चाहिए होती है। जो विधायक बन जाता है, जो वो काम करे या ना करे, उसको विधायकी चाहिए होती है। अगर इनमें से किसी का भी अगर टिकट कटता है तो मुझे लग रहा है इसमें खलबली मचेगी और ये कंट्रोवर्सी आपस में बहुत ज्यादा बनेगी। और अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर मौका दूसरी पार्टियों के पास आ जाएगा, समाजवादी पार्टी को मुझे लग रहा फिर मौका मिलेगा बढ़त बनाने के लिए। धर्मेंद्र जी, जवाब दे इस बात का। अब हमको तो ठाकुर साहब कभी सपा को बढ़ा रहे हैं, कभी कांग्रेस को बढ़ा रहे हैं। बढ़ाने वाली बात नहीं है, तो हम तो स्थिति हमें किसी, देखो बड़े भाई, हम तो किसी से लेना देना नहीं, जो स्थिति है वो हमने बात बताई है। हमने तो आपके फेवर की बात करी है, मैं तो आपके फेवर की बात कर रहा हूँ कि अगर ये थोड़ा, अब मुझे बोलने दीजिए। जी जी जी, थोड़ी देर बात करेंगे, सर्टिफिकेट दे देंगे। अरे भाई, सब मिल के आप लोग, मैं तो ये इन्होंने सलाह दिया है, आपने देखा था वहां जब धनुष यज्ञ में सभी राजा एक साथ उठ के, जब धनुष नहीं उठ रहे थे तो सब लोग एक साथ मिलके उठाने की कोशिश किए। देखिए, यह भारतीय जनता पार्टी, अभी आपने देखा होगा कि मऊ में किस तरह से वहां की संदेश, और जो आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, बस एक शब्द और जोड़ना है कि मैं पिया डॉन आ रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी से डराने वाली बात, लोग डर रहे हैं। कौन उनको स्लोगन दे रहा है? बड़े अफसोस की बात हमको लगती है
और आपने देखा कि पूरा ऐसा नासमझ वो दौर थे जब आप जनता को बेवकूफ बना सकते थे। आज जनता बहुत जागरूक है, जनता अभी तो भाजपा जा रही है, जनता समझदार हो गई है जी, यही बात है। हम नहीं जानते, जनता जानती है आपके चेहरे के पीछे क्या है। वो देखना, वो जानती है, वो देखती है कि किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे आपने मऊ में देखा कि जिस तरह से उनका था, तो जो राजभर समाज है, जो राजभर समाज के वोटर्स हैं, वो अपने पूर्वजों को याद करते हैं, तो उनके सामने भारतीय जनता पार्टी होती है, सनातन धर्म होता है, हिंदुत्व होता है, राम मंदिर होता है, काशी विश्वनाथ मंदिर होता है। आप उनको भ्रमित नहीं, जिस तरह से मायावती जी के वोटर उनसे चले गए, तो आप देखेंगे कि ओम प्रकाश राजभर जी के वोटर चले जाएंगे, ओम प्रकाश जी अकेले पड़ जाएंगे, और फिर उनके साथ मुख्तार अंसारी और उनके बेटे, जैसे अखिलेश यादव जी किसी बड़े नेता के पुत्र हैं, उसी तरह से ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे को लाना चाहते हैं, उसी तरह से मुख्तार अंसारी ने अपने बेटे को स्थापित करने की कोशिश की है। ये पुत्रों की राजनीति चल रही है। लेकिन धर्मेंद्र जी, ये माहौल अब 14 और 17 वाला है नहीं, क्योंकि मैंने पहला ही सवाल आपसे पूछा था, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा 17 से लेकर के आपने 22 तक क्या किया है, उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार रखना पड़ेगा। आयुष जी, आप मीडिया के इतने बड़े शख्सियत हैं, आपने देखा होगा कि मैंने क्या नहीं किया है। संकल्प पत्र हमारा आप देखिए उठा के, सारा मैंने पूरा किया है। और आज उत्तर प्रदेश की जनता जानती है ये छद्म चेहरे क्यों विरोध करने आ रहे हैं। जो इनकी तुष्टीकरण की राजनीति आज फेल कर गई है। अब कोई बात करता है? अब सब लोग जाते हैं, राम मंदिर जाते हैं। मैंने कभी धर्म जात की राजनीति नहीं की। जब कलाम साहब आते हैं, मैं राष्ट्र का उनको नायक मानता हूं। तो सवाल यह है कि धर्म की राजनीति करने वाले, सांप्रदायिक मसले को उभारने वाले लोग आज राम मंदिर में जाते हैं, तब उनकी। चलिए ठीक है धर्मेंद्र जी, अब आपकी इसी बात के साथ चर्चा मैं यहीं समाप्त करूंगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने समय निकाला इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि अब अमित शाह आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के दौरे पर, और देखना यह है कि इस बार किस नई रणनीति के साथ वो सामने आते हैं। क्या 2017 वाला करिश्मा एक बार फिर से अमित शाह के नेतृत्व में यहां पर दोहराया जाएगा? इसके लिए चुनावों का इंतजार करिए। आज सवाल तो बनता है मेरे साथ। फिलहाल इतना ही।